मेरा नाम जोकर जो थी राज कपूर की फिल्म, वो सुपर फ्लॉप फिल्म थी और वो उसके दिल से सबसे करीब और सबसे मेहनत से बनाई हुई फिल्म थी। लोगों को नहीं पता होगा, क्यों नहीं पता? आप अगर उस इंडस्ट्री में हैं, उससे एसोसिएटेड हैं, देन यू शुड नो दैट। क्यों अमिताभ ने अपना रीलॉन्च जो था वो कौन बने करोड़पति से किया? क्यों किया उसने? वो तो फेल हो चुका था फिल्मों में। 10 साल ही वो स्ट्रगलिंग, पोटेंशियल बहुत है, मगर पीपल आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट ऑन दैट थिंग। जैसे हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों को शौक है ना कि कमा के यहाँ से बाहर लेके चले जाते हैं, वो यहाँ पे लेकर नहीं आते हैं। जो हमें ब्रांड कोलैबोरेशन से जैसे एड्स वगैरह से जो मिलता है उतना हमें अपने इस काम से नहीं मिलता। फिर चाहे वो मतलब वो ड्रामा कर रहे हैं या वो मूवी कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा उन्हें एड से मिलता है। शोले लॉन्च हुई थी, वो फ्लॉप हो गई थी क्योंकि जो उसकी क्लोजिंग थी, एंडिंग थी, वो बिल्कुल डिफरेंट थी। मगर उसे उन्होंने रिकॉल किया, मंगवाई, दोबारा मार्केट से वापस ली, इसे री एडिट किया, रीशूट किया। वो शूट के बाद जब उन्होंने री लॉन्च किया तो वो सुपर डुपर वो इनकी क्लासिक बन गई। न्यूज़पेपर का जो इमरजेंस थी ना, वो किल की थी रेडियो ने। अर्ली डेज की स्टडीज पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि रेडियो ने आके खास तौर पे रेडियो को किल करने के लिए टीवी आया था। अब टीवी की व्यूअरशिप जाहिर है वो मॉडिफाई या रीडेवलप हो रही, रिस्ट्रक्चर हो रही। ये एक्सटेंशन होती है मीडिया की। मैं सबको बताता हूँ, मैं तकरीबन 18 से 19 जगह अप्लाई किया था जॉब के लिए। रेटिंग ड्रिवन जो है ना, वो है बिजनेस। उस चक्कर में मैंने बताया ना कि आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्रोमाइज जो करने पड़ते हैं ना, कई डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो कमर्शियल वायबिलिटी के लिए लेने पड़ते हैं। तो क्लियर थिंकिंग के साथ काम करें, जो कुछ करें, मतलब उसके जो है जस्टिफाई ना करें किसी तरीके से। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और हमें यहाँ बुलाने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। नहीं, ऑलवेज वेलकम। इट्स अ फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर माई सेल्फ। अच्छा। I usually don't go for such kind of interviews, but obviously it's a great pleasure, I guess. ऑफ कोर्स जब आपने इतनी लंबी जर्नी तय की है तो फिर लोग दूसरों को भी आपके एक्सपीरियंसेस सुनने का और उससे सीखने का मौका मिलना चाहिए। Definitely. So sir, tell us about your journey. I know you actually studied at Karachi University. There are very few people who have, you know, मतलब क्योंकि हम बात करते हैं जब यूनिवर्सिटीज़ की तो मोस्टली द टॉप नॉच कंपनीज और बिग ब्रांड्स हैव पीपल फ्रॉम IBA, ज़ैब इस्लाम, ज़्यादातर ये होता है, बट वेरी फ्यू पीपल हैव दिस बैकग्राउंड. सो यू बिलोंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ कराची एंड देन हाउ डिड यू मूव टू योर अनदर करियर अपॉर्चुनिटीज़? जब मैं तो मैं जिस एरा में पढ़ रहा था, एजुकेशन या एकेडमिकली, उसमें बड़ी सरप्राइजिंग है, बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ द पीपल कैनॉट इवन अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ फेजेस इन लाइफ, क्योंकि व्हेन आई वाज स्टडिंग there's so much happening in Karachi, not in a positive way but in a negative way. मसलन हमें यूनिवर्सिटी शादो नादिर या कॉलेजेस हमारे शादो नादिर खुलते थे, हमेशा एक क्योटिक फेज होता था, कर्फ्यू लग गया, स्ट्रीट किलिंग, क्राइम, ये बड़े रेगुलर फीचर्स थे हमारे लिए। तो जाना होता था, नहीं जाना होता था, ये बड़े। तो एकेडमिकली जो भी चीज़ें थी हमारी बड़ी एक हसल बसल, बड़ी एक अनप्रडिक्टेबल थी। तो वो जो एक 5-10 साल का आप कह सकती हैं ना, मिड 80s से मिड 90s तक का, वो काफ़ी क्रिटिकल फेज था हम जैसे जनरेशन के लोगों के लिए। वो जो प्रोफेशनल कॉलेजेस में पास आउट करके, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ देम वेंट आउट ऑफ पाकिस्तान। मतलब मेरे ज़्यादातर कॉलेज के जो दोस्त हैं वो तकरीबन 90% दे आर आउट ऑफ दिस कंट्री। अच्छा। क्योंकि उस तक जो सिचुएशन शहर की थी या सूबे की थी, वो इतनी कोई फॉर्चुनेट, इतनी कोई वो फ्लरिशिंग नहीं थी कि वो यहाँ स्टे करते उन्हें करियर को इतनी ब्राइट फ्यूचर नज़र आता। बट एनीवेज उन्हीं में से मैं भी था, एक नॉर्मल रेगुलर स्टूडेंट काइंड ऑफ पर्सन। एकेडमिकली आई बीन अ वेरी डायनामिक और वेरी स्टूडियस काइंड ऑफ पर्सन। ओके। ठीक है, क्योंकि हाँ, मगर मेरा विच आई मस्ट पर्सनली थिंक कि मेरा शायद बेसिक बड़ी क्लीन और क्लियर थी, तो आई हैव दैट कॉन्फिडेंस अबाउट दैट थिंग। उसका एक बेनिफिट ये था कि मैं कई दफ़ा अपने जितने लोगों को करियर में इंडक्ट किया या जिनके साथ मेरी एसोसिएशन हुई, मैं सबको बताता हूँ, मैं तकरीबन 18 से 19 जगह अप्लाई किया था जॉब के लिए। अच्छा। बट एज यूजुअल हर जगह जो था वो रेफरेंसेस, वो सारी दुनिया में होते हैं रेफरेंसेस। I did not have any strong reference, but finally I got a very good connection. My brother-in-law came out and then he helped me out in finding a job, because when he saw that I'm getting frustrated after
पासिंग आउट applying फ्रॉम many times. ग्रेजुएशन के बाद से, क्योंकि वही स्ट्रीट क्राइम थे, वही जिस तरह का एक मिडिल क्लास लोगों का इशू होता है कि उनका करियर गाइडेंस का कल्चर है नहीं पाकिस्तान में। वो बहुत एक मिसिंग पार्ट है। उस ज़माने में भी पेरेंट्स को शौक होता था कि हमारा बच्चा 2-3 जगह पे नौकरी लग जाए। अच्छा कमा ले, हाँ, safe, मसलन secure डॉक्टर बन environment. जाए, इंजीनियर बन जाए, बैंकर बन जाए, कोई इस तरह की जॉब लग जाए ताकि वो एक जगह फिक्स हो जाए रेगुलर Secure इनकम हो के जाए, तौर पर। बट आई ऑलवेज हैड दैट थिंग इन माई माइंड कि मैं मीडिया मार्केटिंग की साइड पे Okay. जाऊँ। आई डोंट नो व्हाई, प्रॉब्ली मेरे घर से 2-3 जो मेरे बड़े भाई थे वो एडिटोरियली दे वर कनेक्टेड एंड दे वर एसोसिएटेड विद डिफरेंट पब्लिकेशंस एट अच्छा. दैट टाइम, मतलब Okay. 70s 80s के अंदर। तो मेरे वालिद का भी ताल्लुक़ रहा, एक लाहौर में अखबार होता पैसा अखबार, उसके साथ वो एसोसिएटेड थे, तो एक इंस्टिंक्ट मौजूद थी। तो मगर मैं एडिटोरियल साइड के बजाय मैं प्रेफर किया था मार्केटिंग साइड के ऊपर। दैट वाज वेरी फॉर्चुनेट कि आई जॉइंड इन 94 अप्रैल, आई स्टिल रिमेंबर दैट थिंग कि 20th अप्रैल 1994 में मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी। आई स्टार्टेड माई करियर विद द न्यूज़। The news. And how did that happen? As I said earlier, मेरे बहनोई जो थे, brother in law, he सही came है. out and he spoke to the owner of that group. He had personal connection with him, so he spoke to him. A very casual kind of induction थी, मेरी hiring थी। तो क्योंकि मैंने बताया कि कोई ओरिएंटेशन, कोई करियर गाइडेंस होती नहीं है, तो आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है कि you push your kid into this river and let him swim or So let her you swim. started as a मार्केटिंग असिस्टेंट। okay. तो वो एक अर्ली फेज था जिस पे हालांकि बड़ी जूनियर पोस्ट थी, बट वेरी ऑब्वियसली जब आप फेज में होते तो आपको चीज़ें थोड़ी सी खलती हैं या थोड़ी सी आपको इरिटेट करती हैं, मैं वो लर्निंग कर्व्स होते हैं। और वो अगर आपकी स्ट्रॉन्ग हेडेड हो तो आपको समझ में आती है कि ये चीज़ें करियर में आगे जाके कहीं ना कहीं किसी न किसी शेप में आपको बेनिफिट ज़रूर करेंगी। वही फ़ायदा था क्योंकि कई मेरे ऐसे भी कुलीग्स थे जो सीनियर भी थे और जो मुझसे इरिटेटेड भी थे कि डायरेक्ट इंडक्शन है, कोई अच्छा. इस तरह की चीज़ है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर के तौर पे उन्होंने रिएक्ट किया था। बट टुडे आई हैव वेरी गुड टर्म्स विद देम। Okay. They were my bosses and they were my colleagues. So I thoroughly enjoying their company these days as well. So And yes, after the news, you moved to I worked there around 9 years in the print side. okay. ठीक है, वो क्योंकि एक एवोल्यूशनरी फेज था मीडिया का पाकिस्तान में, और प्रिंट क्योंकि अपनी ऑप्टिमम लेवल था मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितनी उस ज़माने में मेरा ख्याल में पाकिस्तान में क्योंकि बहुत अच्छे के बाद एक सफोकेटेड इन्वायरमेंट के बाद थोड़ी सी हलचल शुरू हुई थी, पॉलिटिकली एक्टिविज्म शुरू हुआ था और बिजनेस फ्लरिश होने शुरू हुए थे। मल्टीनेशनल ने पाकिस्तान में थोड़ी सी स्टेप इन होना शुरू किया था अपने आप को। तो इंस्टेड ऑफ दैट कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू अपना कारोबार चलाते, दे कमिंग देमसेल्फ। तो उसमें एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग बड़ी थी उनकी। आज भी मेरी उन मार्केटिंग के जितने लोग हैं जो ज़माने बड़े अर्ली फेज में थे अपने करियर के, मेरे साथ ही में थे, वी यूज्ड टू एंजॉय एंड शेयर दोज मोमेंट्स, क्योंकि हमने इतनी एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग उस दौर में की थी जिसके आज रिजल्ट सारी कंपनीज को मिल रहे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया साइड हो चाहे वो मार्केटिंग या कंज्यूमर साइड हो। What kind of experiential marketing you did at that time? एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग ये थी कि क्योंकि उस ज़माने में एक बड़ा टिपिकल स्टीरियोटाइप एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट था प्रिंट के अंदर ख़ास तौर पे। हमने जो चीज़ें शुरू की थी, हमने प्रोडक्ट सैम्पलिंग इन न्यूज़पेपर्स, प्रोडक्ट सैम्पलिंग इन वीकली पब्लिकेशंस, बकायदा सैम्पलिंग जो होती है, ठीक है, वो शुरू की थी। उसके बाद हमने कलरफुल पेजेस और ब्रांडेड कंटेंट और जिसको एडिटोरियल कहा जाता है वेस्ट के अंदर,
हमारे यहाँ वो चीज़ जो है एडवर्टोरियल की शक्ल हमने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हाँ। करवाई थी। ऑल दो ये हुआ ये कि उसी ग्रुप के अंदर वो चीज़ फिट हो गई, वो ना किसी और पब्लिकेशन ने अडॉप्ट की, ना उनका इतना मसल था, ना उनकी कोई मेरा ख्याल में इतना डायनेमिक टीम थी, विच आई मस्ट से कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मार्केटिंग टीम एट दैट टाइम इन द इंडस्ट्री। और हमें फ़ायदा उसका ये था कि क्योंकि जितनी कंपनीज लॉन्च हो रही थी और दे आर कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, they wanted to experience these kind of things because in their native countries they mostly were not allowed. तो वो आइडियाज़ हम जो शेयर करते थे वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमारे साथ करते थे। फिर हमने फ़ैशन शोज़ भी किए, हालांकि फ़ैशन शोज़ ज़माने में बड़े शाद नादिर होते थे मुझे, और उसमें कई टैलेंट हंटिंग हमने की उस ज़माने में। हमने बड़े बड़े कई जगहों पे हमें लॉसेस भी हुए। मतलब हमने सॉकर वर्ल्ड कप था, उसके ऊपर हमने एक स्पेशल पब्लिकेशन के ऊपर काम किया, बड़ी रिसर्च बेस हमने डाटा कंपाइलेशन के ऊपर काम किया, हमने स्टॉक मार्केट के ऊपर बड़ा काम किया। तो वो बड़ी हैपनिंग एक फेज़ था पूरा 90s का, जो आधा 90s कह लें आप। दैट वाज रियली अ मूवमेंट फॉर माई सेल्फ। मेरे ख्याल में जिससे भी आप पूछेंगे मेरे दौर के लोगों का, जो मेरे साथ कोलीग जो थे मेरे, they must have enjoyed that time because the kind of things were happening at that time. I don't think that can be done again, which is not possible because everything is becoming uh, very stereotype, very calculated, very methodical. So अभी it has been like evolved a lot. अब तो और भी ज़्यादा evolve हो गया ना, तो what are you doing like right now? अभी क्या आपको लगता है कि what is unique happening around you? पोटेंशियल देखिए बहुत है आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। अच्छा, प्रिंट ने तो अपना एंजॉय किया कोई 60-65 साल पाकिस्तान में मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन के अंदर। फिर रेडियो बहुत लेट लॉन्च आया, एफएम चैनल बहुत लेट लॉन्च हुए पाकिस्तान में। प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर जो मेजरली है वो ये है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या पॉलिसी मेकिंग के ऊपर काम नहीं करता। वो अपनी वेस्टर्न इंटरेस्ट के मुताबिक पॉलिसी मेकिंग करते हैं या अपने मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। वही हमारे हर सिस्टम का फ्लॉ है, हर सिस्टम के अंदर हमारी लैकिंग जो है ना वहीं से आती है, क्योंकि हम लार्जर इंटरेस्ट पे या फ्यूचरिस्टिक होकर प्लानिंग नहीं करते। हम बड़ी शॉर्ट साइटेड और बड़ी ऑब्जेक्टिव ड्रिवन जो होती है ना पॉलिसी मेकिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं कि जो मुझे सूट कर जाए, जो मेरे इदारे को सूट कर जाए, उस पर हम काम करें। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस कि So what kind of policies you think should be made? What kind of policies? पॉलिसी डिफरेंट काइंड ऑफ, मसलन जैसे अब हमें रिसेंटली एक चीज़ फेस करनी पड़ रही है ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, जैसे रियल इस्टेट के अंदर जो है ना एडवर्टाइजिंग जो वो गवर्नमेंट बॉडी से अप्रूवल के बाद चलेगी। हालांकि उसमें ऑलरेडी जो मुख्तलिफ कॉर्नर होते हैं, जो गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं रियल इस्टेट की जो बॉडी होती हैं, चाहे वो लोकल बॉडीज़ की शक्ल में होती हों, चाहे वो सिटी डेवलपमेंट के हवाले से, तो उनकी अप्रूवल हो तो काफ़ी है। मगर ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर जो उनकी जो अपनी गवर्निंग बॉडी है वो अगर अप्रूवल करेगी, दैट इज़ वेरी अनयूजुअल, वेरी मतलब अनकन्वेंशनल काइंड ऑफ थिंग। और उस वक्त ये प्रिंट के अंदर भी मसला था, मतलब उस वक्त भी कई अनएथिकल एडवर्टाइजिंग होती थी, अनएथिकल टाइप की अटैम्प्ट होती थी। क्रेडिबिलिटी ऑफ द न्यूज़, क्रेडिबिलिटी ऑफ द एडवर्टाइज़र वो चेक नहीं होती थी। वो क्रेडिबिलिटी का जो इशू है ना किसी भी उसका एडवर्टाइज़र का, वो अब आज भी इशू है। मतलब हम कई ऐसे मल्टीनेशनल को देखते हैं जो पाकिस्तान में बड़े हाई क्लेम्स करके लॉन्च होती हैं, बट दे नॉट अलाउड टू इन द वेस्टर्न कंट्रीज टू कैरी दैट काइंड ऑफ क्लेम, बिकॉज दे हैव टू फेस द हीट ऑफ दैट क्लेम। तो वो पॉलिसी मेकिंग हमारी ग्लोबल नहीं होती, हमारी बड़ी नैरो माइंडेड टाइप की होती है, ऑब्जेक्टिव ड्रिवन होती है। तो उसके ऊपर हम बातें तो कर लेते हैं हम सब आपस में, मगर प्रॉब्लम में जो है तो वो गवर्निंग बॉडीज़ की तरफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि दे शुड टेक केयर ऑफ देयर लार्जर इंटरेस्ट में।
हम ये भी देखें साथ साथ कि जी हमें फ्यूचर के अंदर जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो क्लियर हेड के साथ आए, क्लियर माइंडेड, उसे पता हो कि SOPs क्या हैं, कि पॉलिसी के तहत हम काम कर रहे हैं, किस तरीके से ये चीज़ ड्राइव होगी, ये लीड करेगी। वो बस ये है, इन विम्स के ऊपर, इंटेंशंस के ऊपर काम होता है, तो वो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सीन है। अच्छा, ये पूरा सोसाइटी का प्रॉब्लम है। जैसे मैंने बताया कि हमें कैरियर गाइडेंस नहीं होती है, बच्चे को जहाँ जॉब मिल गई वो उसी करियर में घुस जाता है। हाँ तो वो एक बेसिक फंडामेंटल जो है ना हाँ एलिमेंट है, हमारी मिसिंग पॉइंट है बड़ा। absolutely. Also on the advertising part, जैसे आपने कहा कि advertising on let's say channels, TV channels, do you think with the digital coming in, बहुत हद तक जो व्यूअरशिप है वो वहाँ पर जाने लगी है, सो पीपल आर एडवर्टाइजिंग ऑन डिजिटल मोस्टली, तो ये जो जिस तरह से ये एडवर्टाइजिंग की जो दुनिया है वो इवॉल्व हो रही है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं? देखिए, डिजिटल तो डेफिनेटली एक रियलिटी और एक फैक्टर है जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते। और मगर ये वैसी है जैसे कि न्यूज़पेपर का जो इमरजेंस थी ना, वो किल की थी रेडियो ने। ठीक है, जब हम अर्ली डेज की स्टडीज़ पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि रेडियो ने आके ख़ास तौर पे रेडियो को किल करने के लिए टीवी आया था। ठीक है, अब टीवी की व्यूअरशिप ज़ाहिर है वो मॉडिफाई या रीडेवलप हो रही, रिस्ट्रक्चर हो रही, ये एक्सटेंशन होती हैं मीडिया की। तो ये अब जो न्यू मीडिया उसके अंदर हैबिट्स के मुताबिक ये जो जिसे जेनजी भी हम बोलते हैं, उन वो बड़ी इम्पल्सिव शॉर्ट साइटेड टाइप की वो चीज़ें जनरेशन जो हैं, उसके अंदर अब ये हो रहा है कि उसकी जितनी रैपिड ग्रोथ है और जितनी इन्फ्लुएंशियल है वो, अच्छा इन्फ्लुएंशियल तो है, वो मैटर तो करती है, मगर वो क्रेडिबल कितनी है, उतनी ही मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड आउट हो रही है। जैसे मैं बोला ना, एडवर्टाइजर की क्रेडिबिलिटी, अब तो कंटेंट क्रेडिबिलिटी भी इशू होती जा रही है, क्योंकि आफ्टर द लॉन्च ऑफ दैट AI थिंग विल बिकम मोर डेंजरस इन फ्यूचर। ठीक है, जैसे अभी तक सारी दुनिया के अंदर एक करेंसी की डिबेट चली हुई है कि जी क्रिप्टो करेंसी जो है वो क्रेडिबल है या नहीं है, वो कहाँ तक जा सकती है, क्या है, हम कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो एक फैक्टर तो है। मगर मेरे नज़दीक जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, हर चीज़ की क्रेडिबिलिटी चेक जो है वो बड़ा मैटर करता है। और इसकी एक लार्ज ऑडियंस ज़रूर है डिजिटल मीडिया की, मगर वो कितनी क्रेडिबल है और कितनी इन्फ्लुएंशियल, ये बहुत मैटर करता है। आज भी कोई एडवर्टाइज़र जब टीवी पे एडवर्टाइज करता है ना, तो वो मैटर करता है। अच्छा, मगर इसके अंदर ये है कि आपके फिंगर टिप के ऊपर, कर्सर के ऊपर सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आपको इश्तिहार पसंद नहीं आ रहा तो आप ऊपर चले गए, अगर आपको कंटेंट पसंद नहीं आ रहा तो आप अगले कंटेंट में चले गए, कंटेंट ड्रैग हो रहा है, आपको फील हो रहा है आगे वो बढ़ा दिया, मतलब 1.5 मिनट से 3 मिनट पे जा रहा है, तो आप बोर होना शुरू होते हैं। मगर यू स्टिल, मतलब पीपल स्टिल गोइंग टू सिनेमास, क्योंकि उन्हें इन्वायरमेंट चाहिए होता है, उन्हें वो उसके जो क्रिस्म है उसे इंजॉय करना होता है। तो टीवी के अंदर आफ्टर द लॉन्च ऑफ दोज OTT प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स, अमेजोन वगैरह के, वो एक नई एक जिद्दत उसके अंदर आई है, बड़ा कैप्टिव ऑडियंस मिलनी शुरू हुई है। सोशल मीडिया और ये डिजिटल मीडिया की इमरजेंस से ये ज़रूर है कि कंपटीशन बड़ा क्रिटिकल हो गया है। अब हम सबको कोई टेक्निकल ट्रेनिंग हो या ना हो, वी कैन ऑल मेक कंटेंट। ठीक है, टिकटॉक ने उसे और मज़ीद लो स्टैंडर्ड पे लेके चली गई कि आप जो दिल चाहे, जिस तरह का कंटेंट चाहें, जहाँ चाहें, जिसके साथ चाहें कुछ कर लें, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई चेक नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कमांड नहीं है। तो दीज थिंग्स आर कॉजिंग सम डैमेजेस, क्योंकि अगर कोई कंट्रोल एंड कमांड के साथ चीज़ नहीं होगी, या किसी के वो क्रेडिबिलिटी नहीं होगी चीज़ों की, तो वो बड़ी ख़तरनाक इन्फ्लुएंस होगा फिर। So, do you think television will, like, the demand of television will diminish in coming future? मुश्किल चीज़ है, इसलिए मुश्किल चीज़ है कि पाकिस्तान में मुश्किल है, नहीं, तो सारी दुनिया के अंदर मुश्किल है। वो इसलिए है कि वो सब ने एक्सटेंशन ज़रूर अडॉप्ट किया, मतलब सब ने डिजिटल मीडिया, अपने OTT प्लेटफॉर्म और सब ने अपनी वेबसाइट ज़रूर डेवलप की हैं, चाहे वो BBC हो, CNN हो, जो भी हो, अल जज़ीरा हो, जो भी हो। टीवी किसी ने बंद नहीं किया है,
ठीक है, जैसे टाइम ने अपनी प्रिंट बंद कर दिया मगर उन्होंने डिजिटल साइड ऑन की उन्होंने, वो उसकी नई एडॉप्शन है, नई मॉडिफिकेशन है उसके प्रिंट की। तो आप ये नहीं बोल सकते कि जी वो ख़त्म हो गया, टाइम ख़त्म हो गया। हाँ, पेपर की दायरा वो वैल्यू एक थोड़ी हुई है, हर्ट हुई है। जैसे बुक रीडिंग की हैबिट पाकिस्तान में वैसे ही बड़ी ख़त्म हो गई हुई थी, वो और मज़ीद ख़त्म हो गई, हो जाएगी। मगर वेस्ट के अंदर अभी भी आपको लोग बुक रीडिंग और लाइब्रेरीज मिलती हैं। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तो एक क्योंकि हमारे पॉलिसी मेकर भी बिल्कुल वो नॉन सीरियस टाइप के लोग हैं, करिकुलम हम अपना कोई एक स्टैंडर्ड नहीं बना सकते हैं, उसमें हमें एथनिक प्रॉब्लम आ जाते हैं, रिलीजियस इश्यूज आ जाते हैं, हम अपने एजेंडा ही नहीं क्लियर कर पा रहे कि हमने करना क्या है। हमने एक थियोक्रेटिक स्टेट के तौर पे काम करना है या हमने एक प्रोग्रेसिव स्टेट के तौर पे काम करना है, हमें समझ में नहीं आती कुछ। उसी डिबेट में हमारा टाइम ज़ाया हो जा रहा है और कुछ नहीं होता। Also the evolution in the content, like the demand of content, for example, अब जैसे Netflix की आपने बात की, so I want to understand कि अब जैसे पाकिस्तानी ड्रामास बन रहे हैं, तो वो अभी भी उसी तर्ज पे और उसी कंटेंट पे बन रहे हैं जो टिपिकल टॉपिक्स होते हैं, बट अब लोग इवॉल्व होने के साथ साथ ऐसी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट टॉपिक्स, बेटर कंटेंट। इन टर्म्स ऑफ कंटेंट अगर मैं बात करूँ तो जैसे नेटफ्लिक्स है तो उसकी डिमांड क्यों बढ़ी है, बिकॉज चलें ठीक है, एक तो वो है ना एक्सेसिबिलिटी, जब दिल चाहा देख लिया टीवी पे, वो वाला ड्रॉबैक आ जाता है, पर ऑल्सो द काइंड ऑफ कंटेंट, आई मीन जो चीज़ें नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं और जितना इंफॉर्मेटिव वो है, या द क्वालिटी ऑफ कंटेंट इज़ क्वाइट इम्प्रूव्ड। तो व्हाट डू यू थिंक, हमारे अभी भी लेकिन ड्रामास में वही टिपिकल टॉपिक्स चल रहे हैं, वी आर नॉट इम्प्रूविंग आवर कंटेंट इन एनी वे? देखिए, मैं एक तो सोसाइटी जो होती है ना वो इवॉल्व करती है अपनी कुछ स्टैंडर्ड मॉडल्स के ऊपर। बदकिस्मती ये है कि हमारी रीडिंग हैबिट्स, हमारा इंटेलेक्ट लेवल जो है ना बहुत लो होता जा रहा है टू द पैसेज ऑफ टाइम। आज भी जब इंटरव्यूज़ कॉल करते हूँ या किसी की करना होता है तो मुझे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपने सवाल के स्टैंडर्ड को बड़ा गिराना पड़ता है। ठीक है, हमें याद है कि हम जब किसी से, बिकॉज आई हैड अर्ली एक्सपीरियंस ऑफ द प्रिंट साइड, तो जिस तरह का एडिटोरियल लोगों का इंटरेक्ट लेवल मैंने देखा था ना, वो अब मुझे नहीं मिलता कहीं इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है। उससे मेरी बड़ी डेवलपमेंट हुई थी। ओके। ठीक है, मुझे लर्निंग कर्व मेरा बहुत बेहतर हुआ था। आई यूज़ टू सी सो मैनी पीपल अराउंड जिनसे आप बैठ के मुख्तलिफ इशूज़ पे, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे सोशल हो, चाहे जो भी हो, तो वी यूज़ टू डिस्कस अ लॉट, जिसमें डेप्थ, कोई इन डेप्थ एनालिसिस होता था। अब बड़ी क्रस्ट लेवल की चीज़ें होती हैं। अच्छा, वो रिफ्लेक्ट करती है आपकी ज़ाहिर है ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। वही ह्यूमन रिसोर्स बनेगा आपका जो आपका जो आपके घर में या मोहल्ले में होगा। ठीक है, या जो आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर होगा। अच्छा, यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर स्टडीज जो है ना बड़ी मीडियोकर टाइप की हैं, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सीन हो गया हुआ। हमारे दौर में 80% लाना एक लाइफ अचीवमेंट होती थी, अब जो है 98% भी आ जाते हैं, वो मगर क्वालिटी नहीं एक्सट्रैक्ट हो पाती। तो वो रिफ्लेक्ट करता है कंटेंट डेवलपमेंट के ऊपर। अब हो ये गया क्योंकि लिखने पढ़ने का रुझान ख़त्म हो गया, तो अब राइटर्स का जो है काल पड़ गया हुआ है। अच्छा, वो जो एक रिक्वायरमेंट थी ना उस ज़माने, जब हम अभी भी बड़े रोमांटिसिज्म के शिकार हैं हम, उसमें एक हमें नॉस्टैल्जिक फील आती है कि ये हसीना मुइन तो अशफाक अहमद और अनवर मकसूद, कमाल अहमद रिजवी और ये सारे, मतलब बड़े मुश्ताक यूसुफ़ी साहब, ये सारे हम पढ़ते सुनते रहे हैं, मगर अब हमें उस तरह का कोई उस क्वालिटी का राइटर बड़ा मुश्किल से नज़र आता है, ये मिलता नहीं है। तो वो आपको ये चीज़ हर चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी, काइंड ऑफ पोइट्री, काइंड ऑफ प्रोज, काइंड ऑफ पॉलिटिकल डिबेट्स, काइंड ऑफ कंटेंट। अब वो हो ये गया है क्योंकि जब वही क्वालिटी बनेगी ना तो ऑडियंस वैसी क्रिएट होगी। ठीक है, वो अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो लेफ़्ट और राइट पे जो हमारे मुल्क है ना, वो इतने बड़े साइज़ में है, चाइना और हिंदुस्तान, कि वो 1.5 अरब की आबादी है। अच्छा, हम चाइना को तो नहीं दिखते, मगर हिंदुस्तान हमारा क्योंकि लिंगुअल बेनिफिट है, हमें ज़ाहिर है एक थोड़ी सी हमारी रिजेम्बलेंस है उनके साथ, तो उसका होता ये कि वो हम बड़ा इम्पैक्टफुल है हमारे, क्योंकि हम बचपन से हमने सिनेमा को डेवलप किया नहीं अपना, तो हम फिल्मों से बड़ा जो है ना इम्प्रेशन लेते हैं।
वो जब हम अपने हमारी स्ट्रेंथ हमेशा से ड्रामा रहा है। हाँ तो आज भी हम ड्रामों पे काम करते हैं, फिर हम उसी तरीके से जो कंटेंट जो सोशल रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक कंटेंट और स्क्रिप्ट तैयार होता है फिर, क्योंकि ये सारे हैं कमर्शियल वेंचर्स हैं। कमर्शियल वेंचर्स में जब तक आप डिलीवरीज नहीं देंगे तब तक जो है ना आप उसे कमर्शियली वाइबल नहीं बना सकते। तो उस कमर्शियल वाइबिलिटी के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ बड़े करने पड़ते हैं। जैसे फिल्मों के अंदर भी हम हिस्टोरिकली देखें, हिंदुस्तान में जब शोले लॉन्च हुई थी तो फ्लॉप हो गई थी, क्योंकि जो उसकी क्लोजिंग थी, एंडिंग थी, वो बिल्कुल डिफरेंट थी। मगर उसे उन्होंने रिकॉल किया, मंगवाई दोबारा, मार्केट से वापस ली, फिर से री एडिट किया, रीशूट किया। उस शूट के बाद जब उन्होंने री लॉन्च किया तो वो सुपर डुपर वो इनकी क्लासिक बन गई एक। तो वो बड़ा फ़र्क पड़ता है उससे। मसलन वो उन्होंने पहले डिमांड अपने तौर पे क्रिएट करने की कोशिश की जो नेचुरल होनी चाहिए थी, मगर उन्होंने कहा कि पब्लिक ओपिनियन बड़ा नेगेटिव है। तो ये होता है ऐसे सो ही। यू थिंक अभी पब्लिक वैसा ही डिमांड कर रही है, वो उसी तरह के टिपिकल ड्रामास एंड कंटेंट लाइक? मेरा ख्याल में, क्योंकि बीच में जो असल में हमारे जो दो बड़े पॉलिटिकल, हमारी सोसाइटी में पॉलिटिक्स बड़ी मैटर करती है, वो इवॉल्व करने में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर भी, सोशल डेवलपमेंट के अंदर भी, मोरालिटी के लिए भी, ये चीज़ें बड़ी मैटर हमारे यहाँ करती हैं। हमारी कोई वाइब्रेंट सोसाइटी तो है नहीं, हम बड़ी एक सफोकेटेड और बड़ी टिपिकल सोसाइटी के अंदर जिंदा हैं। तो वो उसमें कुछ चीज़ें जो इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जो पावर जी एलीट है, जी वो जो डिज़ाइन करते हैं तो हम उसी के पैरामीटर में काम कर रहे हैं। हम रेजिलियंस तो इस सोसाइटी में है सर आई नहीं कोई। रिमेंबर अभी जैसे चुड़ैल्स लॉन्च हुआ था, हैव यू सीन चुड़ैल्स? नहीं, मैंने नहीं, अच्छा, सो बट ये आई हर्ड अबाउट इट। हाँ, so it was, I watched it all and very good story, very good, everything was amazing. I mean, क्योंकि स्टोरी टेलिंग में जो कहानी थी, जो कैरेक्टर्स थे, सब कैरेक्टर्स भी हमारी थे। आई थिंक शूट बाहर हुआ है मोस्ट प्रोबेबली, बट इट वाज बैंड हियर, क्योंकि कुछ अगेन जैसे आपने कहा कि कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं जिनकी वजह से देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि नहीं आप दिखा सकते हैं, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। तो अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके कंटेंट बनता भी है तो फिर वो चलने ही नहीं दिया जाता। अब आपने इंडिया की बात कही, सो इंडिया में अपना वो इन हाउस देयर आर दीज प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो अभी ड्रामाज में भी देयर डूइंग रियली वेल। अब जैसे कि ये आपका जी का अपनी ऐप है, अमेजॉन प्राइम है, दे हैव दिस ओन। तो नेटफ्लिक्स के साथ साथ लोग उसकी भी सब्सक्रिप्शन अभी बाय करने लगे हैं बिकॉज वहाँ पे कंटेंट अच्छा होता है। तो हमारे पास तो ऐसा कोई मैकेनिज्म है ही नहीं, हम तो अपना इन हाउस कुछ इस तरह का कंटेंट नहीं, कि हाँ 5-6 चैनल्स हैं जो चला रहे हैं, वो उसी तरह के ड्रामास चला रहे हैं। देर आर सर्टेन ड्रामाज जो इंडिया में बहुत पसंद किए जाते हैं पाकिस्तान के, बिकॉज ऑफ द अमेजिंग एक्टिंग एंड स्टोरी टेलिंग, बट अगेन हम उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे ना, हमें और इवॉल्व नहीं हो पा रहे। नहीं, इवॉल्व तो हम हो रहे हैं। बात ये है कि हम डेफिनेटली इवॉल्व हो रहे हैं, मगर हो ये रहा है कि हम वर्टिकल ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं बजाय इसके कि हम उसे हॉरिजॉन्टल उस पर लेके जाएं। अनफॉर्चुनेट थिंग ये हो गया कि पाकिस्तान में जो हर बिजनेस कम्युनिटी है ना, वो अपने स्पेक्ट्रम पे काम करती है। ठीक है, एयरवाई का टेक्निकली ये ट्रेड नहीं था। ठीक है, दे टुक दैट वेरी बोल्ड स्टेप, आई मस्ट से दैट, क्योंकि जिन लोगों का कन्वेंशनली जो मीडिया से एसोसिएटेड थे वो डोमिनेटिंग थे, वो इन्फ्लुएंशियल थे, वो पॉलिटिकली बड़े इन्वॉल्व इंगेज थे, बड़ा मसल था उनका। उसके बीच में ऐसे बिजनेस हाउस का खोलना, वो चैनल लाना, दैट इज़ अ वेरी रिस्की बिजनेस, क्योंकि आपको पॉलिटिकली नहीं पता होता कौन कहाँ से क्या आपको स्टैप कर जाए, क्या कर जाए। एंड डेफिनेटली वी हैड फेस सो मैनी ट्रबल्स इन दिस fraternity, but by the grace of Almighty we have survived and we are still surviving, struggling in such a society. तो वो, और मेरा ख्याल में मैं बताऊँ मज़े की बात, सबसे ज़्यादा एंटरप्राइजिंग, और ये नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, मैं आउटसाइड दी ग्रुप और अपने पुराने कुलीग से भी बात करता हूँ कि सबसे ज़्यादा एंटरप्राइजिंग और वो जो है ना डाइवर्सिफिकेशन जितनी इस ग्रुप ने दी है, एयरवेल नेटवर्क ने, किसी ने दी। मसलन न्यूज़ चैनल से लेके रिलीजियस चैनल, फिर म्यूज़िक चैनल, फिर किड्स चैनल, फिर मूवीज, HBO भी हम लेकर आए थे, निकोलोडियन भी हम लेकर आए, QTV हमारा, फिर एयरवेल म्यूज़िक हमारा,
उसके बाद हम ए स्पोर्ट्स हमने 2 साल पहले लॉन्च किया है, स्पोर्ट्स चैनल, और एचडी चैनल लॉन्च किया। ये भी नहीं कि हमने कोई कंप्रोमाइज़ किया क्वालिटी पे। मसलन वी हैव बीन ट्राइंग, वी अंडरस्टैंड द थ्राइव ऑफ द सोसाइटी एंड इंडस्ट्री, मगर प्रॉब्लम ये होता है हम लोगों को, क्योंकि वो इतनी पोलिटिसाइज होती जाती है ना चीज़ें हर फ्रंट पे। मसलन यू माइट हैव सीन वो जो आप पीएसएल की बिड के ऊपर हमें, जबकि दैट वाज वेरी क्लियर थिंग, खाम खा का एक वो मेरे ख्याल में सिर्फ वकला को उसमें फ़ायदा हुआ, अदरवाइज तो किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उससे वेस्ट ऑफ टाइम था। अदरवाइज तो दैट वाज वेरी क्लीन एंड क्लियर थिंग, बट हर चीज़ सस्पिशियसली पोर्टेबल। वेस्ट की सक्सेस का रीज़न क्या है? दे बिलीव अपॉन पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशंस। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ट्रू। हमारे यहाँ बिजनेस हाउसेज हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, हमारे यहाँ भी इस तरह से हबीब्स हैं, आदमजीज हैं, मंशाज हैं, ये हैं, सारे फैमिली में रहते हैं। अब कोई कोलैबोरेशन हमने अगर शुरू की थी तो पीपल शुड हैव अप्रिशिएटेड इट, मतलब फ्रेटर्निटी के अंदर, मगर नहीं करनी थी उन्होंने। और वो जो चीज़ थी ना वो काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है, वो आपको थोड़ा सा आपको बैकफुट पे लेके जाती है। फिर जब मतलब जिस तरीके से पॉलिसी है, वो सेंसर पॉलिसीज़ के ऊपर बड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। और ये जो बात की थी जी चुड़ैल का ये ड्रामा, देखिए कुछ कंटेंट होता है जो सिर्फ वेब के लिए होता है, ठीक है, और ये सारी दुनिया में होता है, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं होती। मतलब कि टीवी इज़ अ मास ऑडियंस एंड दीज ओटीटी प्लेटफॉर्म फॉर द कैप्टिव ऑडियंस, मतलब सेलेक्टेड ऑडियंस, जिसने सब्सक्राइब किया वो उसी के लिए। अच्छा, हमने ओटीटी भी लॉन्च कर दिया जैप के नाम से, ठीक है। ऑब्वियसली मार्केट में इतनी डेप्थ, इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो सारे स्पेस को फिल कर सकें, क्योंकि कंटेंट डेवलपर जो हैं वो बड़े लिमिटेड लोग हैं। अच्छा, इतनी रिक्वायरमेंट है, इतनी ह्यूमंगस रिक्वायरमेंट है कि पीपल आर नॉट रेडी टू प्रोड्यूस दैट काइंड ऑफ कंटेंट फॉर टीवी एंड फॉर वेबसाइट। हमें अगर हम ये समझ रहे हैं कि टिकटॉकर और स्नैक वीडियो और फेसबुक और ये कंटेंट डेवलपर कोई कंटेंट डेवलपर नहीं, ये तो मोबाइल डेवलपर्स हैं, ये मतलब पर्सनल शॉर्ट कंटेंट, हाँ शॉर्ट ड्यूरेशन है। और हमें एक सीरियस जो कंटेंट डेवलपर है दे आर वेरी वेरी लिमिटेड। मतलब आप हाथों में गिन लें कि कौन कौन बना सकता है, किसकी क्या पोटेंशियल क्या है, तो वो पोटेंशियल बहुत है, मगर पीपल आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट ऑन दैट थिंग। जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों को शौक है ना कि कमा के यहाँ से बाहर लेके चले जाते हैं, वो यहाँ पे लेकर नहीं आते हैं, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर जो है ना वो बड़ा मिसिंग है। वो दायरा वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस ट्रस्ट को वो डेवलप करे, खुद भी लेकर आए और खुद भी करे इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप को इनकरेज करें जिसका पोटेंशियल नहीं है। मतलब कई कंटेंट क्रिएटर्स होंगे जिनका पोटेंशियल नहीं होगा कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें, तो उसके लिए पॉलिसी मेकिंग करे ताकि कुछ इमर्जेंस हो, नया टैलेंट सामने आए, प्लेटफॉर्म दे। मतलब जितना मेरा ख्याल में टैलेंट इस प्लेटफॉर्म से प्रोड्यूस हुआ पाकिस्तान में टीवी ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, ये इवन वो शायद किसी और ने ना किया हो। आप कंटेंडर्स को देख लें हमारे, वो जो उनके प्रिंट के रिपोर्टर्स होंगे वही यहाँ पे बैठे होंगे टीवी पे भी। सुबह वो एक आर्टिकल लिख के शाम को टीवी पे बैठ जाते हैं। तो जितना हमारे यहाँ डेवलप हुआ है टैलेंट, इतना तो कोई किसी ने नहीं किया है। मतलब कंट्रीब्यूशन इस हवाले से मेरा ख्याल में हमने अपनी शायद इस्तात से ज़्यादा किया है, अपने पोटेंशियल से ज़्यादा किया है। वो रिटेंशन एक इशू है, क्योंकि ज़ाहिर है कॉस्ट बहुत एलिवेट करती जा रही है, डॉलर की इन्फ्लेशन हमें बड़ी मैटर करती है। हम बड़े मेजर इवेंट बाय आउट करते हैं जो डॉलर्स में होते हैं, हम ख़रीदते 150 के रेट पे हैं, वो साल भर के अंदर 300 में रेट चला जाता है, तो हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसे रिटेन करना। तो उसके लिए वी आर स्टिल हेयर, वी आर वेरी सीरियसली। So also I've heard like ये मैंने अभी सुना है, मुझे ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस नहीं है, but I've heard from a lot of big content creators like Junaid Akram है, and there are other people also that they say कि टेलीविज़न में पैसा नहीं है, कमाई नहीं है, even if we are able to create good content for the platforms, but they do not pay really well or there are no as such returns from there. तो इस वजह से अक्सर लोग वहाँ से बैकआउट कर जाते हैं. I interviewed few influencers also apart from Junaid Akram बता रही हूँ, and I asked her, वो बंदी जो है ना बहुत अच्छा
लाइक वो कंटेंट क्रिएट करती है ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, सोशल टॉपिक्स। मैंने आज तक कि आपको कभी टेलीविजन से ऑफर हुई, ये मैंने डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को पूछा एंड दे आर लाइक ऑफर्स हुई हैं बट दे डोंट पे रियली वेल। तो फिर हम उससे ज़्यादा तो हमारी कंटेंट क्रिएशन फ्रॉम डिजिटल जो है उसमें कमा लेते हैं। जैसे ब्रांड कोलैबोरेशंस हो गई, स्पॉन्सरशिप्स आ गई, या यूट्यूब पे करता है, तो ये 3-4 मीडियम से दे अर्न रियली वेल एज़ कम्पेयर टू व्हाट दे आर पेड ऑन टेलीविजन। तो ऐसा है, और है तो क्यों है? टू सम एक्सटेंट दैट्स ट्रू, ठीक है, मगर होता ये है कि ज़ाहिर है अब हो ये गया कि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की वजह से एक आपकी एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जो है क्रिएट होनी शुरू हुई है। अच्छा, आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपको यूट्यूब या कोई मल्टीनेशनल वो आपको एक्चुअली डॉलर्स के अंदर जो प्राइस देते हैं ना वो वही देते हैं, मसलन 20 सेंट देने हैं, 25 सेंट देने हैं, 40 सेंट देने हैं। मगर हो ये रहा है कि डॉलर इन्फ्लेशन की वजह से वो आपकी प्राइस जो है बहुत मल्टीप्लाई होती है। हमने रुपयों में देना है, ठीक है, हम डॉलर में नहीं देते हैं। तो जो कॉस्ट हमें डैमेज कर रही है वो हम आपको कहाँ से, टैलेंट को कहाँ से देंगे। मगर होता ये जब आपका करियर थोड़ा स्प्रेड होता है, थोड़ा बढ़ता है, आपकी क्रेडिबिलिटी स्टैंडिंग बढ़ती है, पीपल आर मेकिंग वेरी हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। मतलब आप जितने भी नए आर्टिस्ट को देख लें, आफ्टर ईयर तो एक एक के बाद इनको कमर्शियल्स मिलने शुरू हो जाते हैं, फिर इनकी वो जो शोज़ अपीयरेंसेस होती हैं, फिर डिजिटल मीडिया की सपोर्ट मिल गई है। मतलब आप इंस्टाग्राम पे जो बॉक्स ओपनिंग कर दें, कुछ कर दें, तो इस तरह की चीज़ें सबके लिए। मतलब अगर आप टीवी पे नहीं होंगे तो फिर आपको ये सब कैसे मिलेगा? हाँ, who are you? But again, even stars के भी जब मैं इंटरव्यूज देखती हूँ, लाइक यू नो कि जो हमें ब्रांड कोलैबोरेशन से, जैसे एड्स वगैरह से जो मिलता है, उतना हमें अपने उस काम से नहीं मिलता। फिर चाहे वो मतलब वो ड्रामा कर रहे हैं या वो मूवी कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा उन्हें एड से मिलता है। तो स्टिल लाइक यहाँ पर पे रेज़ लाइक, देखिए मैं इसकी बड़े सिंपल सा आपको रेफरेंस दे दूँ, बड़ा इजी टाइप का। पाकिस्तान का जो मैं हमेशा से कहता हूँ सेकंड रिलीजन जो है ना क्रिकेट है, ठीक है। जिसने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली ना, वो सारे सीजन जो प्लेयर्स ये बोलते हैं जिसने टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को प्रूव नहीं किया, वो किसी भी फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में बड़ा मुश्किल होता है। लीग क्रिकेट जो होती है T20 टाइप की या T10 टाइप की, इसके अंदर पैसा बहुत है, मगर आपकी स्टैंडिंग अगर वहाँ नहीं बन रही, ठीक है, तो आप वहाँ पे कहाँ से जाएंगे। मतलब टेस्ट में आपको पैसे कम मिलते हैं एज कम्पेयर टू लीग क्रिकेट, वो कमर्शियल वेंचर्स हैं, ठीक है। ये आपकी ऑडियंस बनाने के प्लेटफॉर्म्स हैं। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। मतलब आपको अब जैसे मुझे नहीं पता कि आप लोगों का नाम चल सकता है नहीं चल सकता, इमरान खान है, ठीक है। इमरान खान कमेंट्री के थ्रू या अपनी इंडोर्समेंट के थ्रू करोड़ों कमा सकता है वो, ठीक है। जिस तरह के तमाशे उसके साथ हुए हैं कि जी ये फलां इतने फलां उतने, तो वो उसके लिए इतना मैटर नहीं करता था, ठीक है। मतलब आपको स्टैंडर्ड ही नहीं रियलाइज़ हो रहा, तो आप फिर मैच कहाँ से करेंगे। मतलब उसका ऑडियंस साइज जितना बड़ा है पूल, मतलब वो टिकटॉक पे आया तो जी यूँ हो गया, वो वहाँ गया, ट्विटर पे गया तो इतनी हो गई, जब ट्विटर पे उसने ब्रॉडकास्टिंग शुरू की तो इतनी ऑडियंस मौजूद थी। ये सारी अगर कमर्शियली आप उसे वेंचर बनाए उसे, तो वो तो बड़ा आसान है उसके लिए। बस ऐसे ही है कि आप एक जगह अपनी ऑडियंस बिल्ड करते हैं। हाँ, पहले एकेडमी जाते हैं ना आप, वहाँ पे अपने आप को ट्रेन करते हैं, अपने आप को बिल्ड करते हैं, जो भी करते हैं। मतलब सारी दुनिया में क्यों सारे आर्टिस्ट जो हैं, जो फिल्म के आर्टिस्ट हैं, वाई दे कमिंग बैक टू OTT और TV? क्यों अमिताभ ने अपना रीलॉन्च जो था वो कौन बने करोड़पति से किया? क्यों किया उसने? वो तो फेल हो चुका था फिल्मों में, 10 साल ही वो स्ट्रगलिंग। मतलब ये सारे केस स्टडी। अच्छा, प्रॉब्लम ये हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा डायलेमा ये हो चुका है, पढ़ता नहीं है कोई। अच्छा, वेब पे भी जाके नहीं पढ़ते, वो तो सबसे आसान काम है ना। वो पढ़ते नहीं, किताब नहीं पढ़ते, मैगजीन्स नहीं पढ़ते, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते नहीं है, मगर वो जो मीम्स होती है ना उसके ऊपर उनका ट्रस्ट होता है। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट थिंग है। तो पहले नीड टू अंडरस्टैंड कि केस स्टडीज़ हैं क्या। अब मैं किसी को बोलूँगी जी मेरा नाम जोकर जो थी राज कपूर की फिल्म, वो सुपर फ्लॉप फिल्म थी, और वो उसके दिल से सबसे करीब और सबसे मेहनत से बनाई हुई फिल्म थी उसकी। लोगों को नहीं पता होगा, क्यों नहीं पता? आप अगर उस इंडस्ट्री में हैं, उससे एसोसिएटेड हैं, देन यू शुड नो दैट। ये शोले की चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। ये पता होनी चाहिए कि जब
नदीम ने अपनी पहली फिल्म की थी आन, उसमें क्या उसने किया था, कैसे पहुंचा कैसे था वहाँ पे, मगर वो ऐसे ही इनका भी है। पीटीवी की स्टोरीज किसी को नहीं पता, मतलब हमारे यहाँ लोगों को ये नहीं पता कि मोहम्मद अली शेखी कौन था, आलमगीर कौन था, अहमद रुश्दी कौन था। गाने सबको, आपको कोक स्टूडियो की ब्लेसिंग है कि हमें वो रिवाइव हो गई कुछ चीज़ें, अदरवाइज तो उन्हें पता ही नहीं किसी को कौन क्या करता रहा हमारे लिए, कंट्रीब्यूट कैसे कैसे करते हैं। नाज़िया हसन क्योंकि एक ज़ाहिर है पॉप कल्चर आइकन थी, तो उसके लिए हमें सबको पता है, बट इवन देन पीपल आर अनअवेयर ऑफ देयर पास्ट, दे डोंट वांट टू रीड एंड स्टडी देयर हिस्ट्री एंड एनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, दे जस्ट वांट टू एंजॉय एंड पास ऑन देयर passing their time. Also, where are we like like recalling this information? For example, अगर हम हमारे icons की बात करें, ठीक है, so do you feel the need that there should be some programs or some sort of content should be created to revive the उन आइकॉन्स के बारे में बताएं, उनकी जर्नी के बारे में बताएं, फॉर एग्जांपल इंटरव्यूइंग देम, अगर आज एक इंटरव्यू शो भी है, अच्छा, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आपको मज़े की बात बताऊँ, सारी चीज़, हाँ, ये एरा म्यूज़िक पे भी हमने किया, ओके, ये चीज़ पीटीवी ने भी की। ओके, सो यू सेइंग कि लोगों का इंटरेस्ट लेवल उस तरफ इंटरेस्ट नहीं होता। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ रेटिंग ड्रिवन जो है ना, वो है बिजनेस जी। उस चक्कर में मैंने बताया ना कि आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्रोमाइज़ जो करने पड़ते हैं ना, कई डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो कमर्शियल वायबिलिटी के लिए लेने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने करके देखी हैं, हमने बड़े अच्छे अच्छे इंटरव्यू, बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्ट। अच्छा, फिर मसला क्या था, हमारी अपनी फिटर्निटी जो है ना, उसमें हमें स्टैप करती, क्योंकि जैसे हमारा एरा म्यूज़िक जो था, दैट वाज प्रोबब्ली वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फ्लशिंग चैनल एट दैट टाइम। 2005 से लेके 2010 के बीच में वी आर फ्लाइंग हाई। मतलब हुआ क्या है कि जनाब हमारे जो कॉम्पिटिटर थे, उन्होंने कुछ ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल बाइंडिंग कर दी आर्टिस्ट के साथ कि वो डिफ्यूज़ हो गए। उसका डैमेज क्या हुआ इस इंडस्ट्री को कि वो सारे दे फ्लाई टू इंडिया, दे प्रेफर टू फ्लाई टू इंडिया, दे संग देयर, ठीक है, वहाँ पे उनके गाने फिल्मों में और हर जगह ऑडियो में निकले, दे मेड मनी मिलियंस एंड बिलियंस। वो यहाँ पे नहीं चला, उन्हें करने दिया कुछ, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल में बाइंड कर दिया कि हर सिंगल अपीयरेंस, हर सिंगल जो है ना आपकी नोटिसेबल होगी, पेड होगी, फला होगी। वो कॉम्प्लिकेशन जो होती हैं आप जितने रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ना, अब जैसे आजकल है मीडिया सेंसर है, जिस तरह की पॉलिसी है उस तरह की उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट से, तो बड़ी डैमेजिंग होती है। और ये सारी चीज़ें हमने अटेम्प्ट की, आर्टिस्ट को बाउंड कर देती हैं फिर। हाँ, वो सारी चीज़ें हमने अटेम्प्ट की हैं, और हमने डेवलप भी किया, मगर फिर ज़ाहिर ऑडियंस का इंटरेस्ट नहीं बनता, तो हमारे लिए कमर्शियली वाइबल नहीं होती वो चीज़। ओके, क्योंकि रेटिंग ड्रिवन है, फिर वो उसके अंदर जिस तरह के ये चाहते हैं कई दफ़ा मसाला फैब्रिकेट करना या आर्टिफिशियल करना, वो टेक्निकली मैं तो बताऊँ पाकिस्तान का कल्चर भी नहीं, जैसे हिंदुस्तान में होता है कि कई चीज़ें जो है फैब्रिकेट करके या मसालेदार बना के वो करें, वो हमारे यहाँ होता भी नहीं है, हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है। तो दैट बहुत रियलिटी बेस्ड चलता है, ये तो है। हाँ, अग्रीड। वन लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज यू सीम वेरी टू हैव अ डिफरेंट पर्सनालिटी, आप डू यू फेस सम मिसकंसेप्शंस अबाउट यू कि यार पीपल एक्चुअली मिसकंसेप्चुअलाइज दीज थिंग्स अबाउट मी, और मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है ना, too much. जैसे what I know that misconceptions, people, like 2 to 3 misconceptions or one misconception कि क्या है उनके, हाँ, ये तो वही लोग बता सकते हैं, अदरवाइज मतलब आप बताएंगे ना कि ये मिसकंसेप्शन है, गलत सोचते हैं। गलत ये है कि आई एम नॉट अ वेरी टॉकेटिव पर्सन। मैं जितना इस इंटरव्यू में बोला, मेरे ख्याल में क्या मुझे 2 गिलास पानी पीने पड़ेंगे। आई एम नॉट दैट टॉकेटिव पर्सन, बट एक तो ये है कि लोग परसीव ये करते हैं जनरली कि प्रॉब्ली आई एम वेरी नास्टी और एरोगेंट, ठीक है, विच आई एम नॉट। दूसरा ये है कि शायद थोड़ा रूड है या कुछ इस तरह की चीज़ है, विच आई बिलीव आई एम नॉट। अच्छा, तीसरी चीज़ ये, पीपल प्रॉब्ली थिंक आई एम स्लो एंड डोंट रिस्पॉन्ड दैम, बट एक्चुअली आई अवॉइड।
समटाइम्स। तो वो एक है मतलब अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो ये वाले मिसकंसेप्शंस लोग बना लेते हैं। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और कम बात करते हैं तो ये तो खैर शुरू से है मेरा, मगर मैं हम्म, अभी से नहीं है, ये शुरू से लॉट्स ऑफ इवन माय फ्रेंड्स गॉट टू नो मी क्वाइट लेट, तो दैट हैपेंस, ये है। Amazing. It was wonderful chatting with you, knowing your experience. I would like to know, while closing the interview, आप कुछ last message देना चाहें या कोई tip देना चाहें? नहीं, वो जो आपने मुझसे पूछा है, दैट इज़ दी आई थिंक बेस्ट थिंग विच आई कैन एडवाइस टू दी अपकमिंग पीपल, कि एक तो ग्रीड का एलिमेंट मिनिमाइज करें अपने अंदर। जो आप ऑब्जेक्टिव क्लियर रखें, मतलब अगर आपने मुल्क से बाहर भी आना है, मुल्क में आना भी है, तो और ज़्यादा जो है ना वो नेगेटिविटी थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा हम ख़त्म करने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें, जेन्युइनली और अच्छी चीज़ पढ़ने की कोशिश करें। मतलब मीम्स और ये जो है सोशल मीडिया जो होती हैं चीज़ें, इस पर ना पढ़ें। वो क्योंकि मेरी फैमिली के अंदर भी और मेरा भी अंदर वो है कि हम पॉलिटिकली काफ़ी हाईली मोटिवेटेड पीपल, तो मेरी फैमिली में काफ़ी लोग रहे भी हैं इस एक्टिविज़म के होते हैं। तो क्लियर थिंकिंग के साथ काम करें, जो कुछ करें मतलब उसके जो है जस्टिफाई ना करें किसी तरीके से, जो है वो है। मतलब नोबडी इज़ दी परफेक्ट लीडर और नो वन इज़ प्रॉफिट, ठीक है, देयर इज नो बिल्कुल। मोर प्रॉफिट। बिल्कुल। तो और ना ही आप किसी को वलीउल्लाह बनाने की कोशिश करें, कीप देम एट देयर लेवल और उनको वहीं पे लीडरशिप को, तो मगर जो है ना अपना विजन ज़रूर क्लियर रखें। और वो पढ़ने से ही होगा, वो अच्छे सोशल सर्किल से डेवलप होगा। बिल्कुल। अपने अंदर के जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ग्रीड है, ठीक है, और एक होती है ईगर, एक हंगर होता है पढ़ने का, एक होता है बेहतर होने का, एक होता है जल्दी अचीव करने का, कि जी मैं जल्द से जल्द मुझे घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिल जाए मुझे। तो वो मैं नहीं समझता इट्स अ वेरी हेल्दी। जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। Amazing. Thanक यू सो मच फैसल साहब. It was सो नाइस wonderful ऑफ chatting with हैविंग you. मी। Thank you.